नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है। 10 साल पुराने दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न होने के चलते समाज सेविका योगिता भयाना समेत गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने सरकार व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कार्यकर्ताओं समेत समाज सेवी भयाना व अधिवक्ता चेतन सिंह द्वारा सरकार व पुलिस पर आरोपी को बचाने के गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही इस मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बेटे द्वारा आरोपी का केस लड़ने की बात सामने आई है। 10 साल पुराना है। जब बेटी के साथ घटनाक्रम होता है वो बुरी तरीके से बीमार पड़ जाती है, उसको घर भेज दिया जाता है। उसका हीमोग्लोबिन 3 से 4 के बीच में है, वो मरणासन्न स्थिति में है। उसके घर में कोई नहीं उसका सहयोगी है, वो दर दर की ठोकरें खाती है। ऐसी भी स्थिति आई उसके जीवन में कि उसने प्लेटफॉर्म पर भीख भी मांगा है, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। सलूट हम उसको करते हैं। उस बिटिया ने जिंदगी से लड़ते हुए, जद्दोजहद करते हुए आज आपके सामने खड़ी है। और कानून की दृष्टि से हमारे वकील ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली महिला आयोग ने पूरी जांच करने के बाद 5 मई को एफआईआर दर्ज किया है। पूरी जांच करने के बाद, सारी बातों को सुनने के बाद एफआईआर दर्ज किया है। आज की स्थिति क्या है? एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून को अपना काम कैसे करना चाहिए वह नहीं हो रहा है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। कानून उल्टा अपराधी को बचाने के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं, आउट ऑफ वे जाकर के अपराधी को बचाने का कानून प्रयास कर रहा है। और सरकारें, जो उत्तराखंड सरकार है, सरकार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं वो अपराधी की मदद कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर आज गायत्री परिवार द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली के निर्भया कांड मामले में मुख्य भूमिका निभाने वाली समाज सेवी योगिता भयाना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरिद्वार शांति कुंज के डॉक्टर प्रणब पांडे मामले में उत्तराखंड सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए सीबीआई जाँच की मांग की है। पुलिस जो हमारे साथ व्यवहार करती है, जब हम वहां जाते हैं, पुलिस हमसे मिलती है, तो हम भयभीत होते हैं। उस समय हमको डर लगता है कि कभी भी हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। भयभीत होते हैं, हमारे साथ आंखें दिखा के बात की जाती हैं। जैसा कि अभी मैम ने पूछा, संगठन की बात करूं तो 13 साल की उम्र से मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आज के समय में भी प्रकृति और मानवता के कल्याण के लिए अगर कोई संगठन शानदार है तो गायत्री परिवार उनमें से एक है। गायत्री परिवार उनमें से एक है। लेकिन जो संगठन नारा देता है 21वीं सदी नारी सदी, नारी ही लाएगी सदयुग, आज एक नारी के साथ अपमान होता है और वर्तमान संस्था संचालक के दबाव में उस संस्था के व्यक्ति मौन हैं। करोड़ों की संख्या में जो जिस संस्था के सदस्य हो, उसमें एक उसी संस्था की अपनी बेटी को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये तो फाउंडर के सपनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखित रूप से ये तय किया था, वो डेट हमारे पास है, उसी कॉपी में आपको उपलब्ध करा दूंगा। 11/5/1984 को एक बैठक होती है जो शांति कुंज के भीतर गुरुदेव के निर्देशन में व्यवस्था को संचालन करने वाले लोग हैं। डॉक्टर प्रणब पंड्या की हैंड राइटिंग में गुरुदेव बोलते हैं और डॉक्टर साहब लिखते हैं कि चौके में आधे से अधिक उम्र की महिलाओं को ही रखा जाएगा। यह स्पष्ट निर्देश था। उनको इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि अगर बेटियों को, बच्चों को रखा जाएगा तो उनके साथ गलत हो सकता है। इसलिए उन्होंने नियमावली बना दी। उस नियमावली का उल्लंघन करते हुए डॉक्टर प्रणब पंड्या और उनकी पत्नी ने नाबालिग बेटियों को रखा है, नाबालिग बेटियों के साथ श्रम करवाया है, उनसे रात दिन काम करवाया है। उनको जिसके लिए लाए, पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, शिक्षा दीक्षा देने के लिए, संस्कार देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया। और दुराचार जो हुआ वो तो आप सभी के सामने है। तो नाबालिग बेटियों को रखने के साथ ये भी जानना जरूरी है कि नाबालिग बेटियां उन क्षेत्रों की रखी गई जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका उड़ीसा है। जो आप उनके करेक्टर्स को खंगालिए, वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं, उनकी स्थिति नहीं है कि वो अपनी आवाज उठा पाए। लेकिन एक बेटी को अगर भगवान ने ताकत दी है तो हमको सबको उसकी आवाज बननी चाहिए।
छत्तीसगढ़ की इस पीड़िता के साथ दुष्कर्म मामले में आज गायत्री परिवार कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि 2010 के दौरान जब पीड़ित नाबालिग थी, उस दौरान शांति कुंज में डॉक्टर पांडे ने उनके साथ दुष्कर्म किया और इस बारे में बताने पर उनकी पत्नी शैल बाला ने मुंह बंद रखने की धमकी दी। आरोप है कि कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म मामले पर सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाले गायत्री परिवार व समाजसेवी भयाना ने इस मामले पर कार्रवाई करने समेत पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की है। देखिए, चूंकि जो वहाँ अंदर की पूरी व्यवस्था उन्हीं के देखरेख में चलती है, नाबालिग लड़कियों का चयन करना ये डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की पत्नी का काम है। उनको डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के पास कॉफ़ी लेके भेजना ये डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की पत्नी का काम है। तो अगर डॉक्टर प्रणव पंड्या किसी लड़की के साथ दुराचार करते हैं और उनकी पत्नी उन लड़कियों को उनके पास भेजती है, तो जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि इस काम में उनका अप्रत्यक्ष सहयोग है। देखिए साहब, हमारे शांति कुंज में और विश्वविद्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 5 मई के बाद से अब तक पूरे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल लीजिए कि वहां मदन कौशिक जी और उनसे जुड़े लोग कितनी बार आए हैं, उनकी गाड़ियां कितनी बार आई हैं, कितने देर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रमाण आपको सीसीटीवी कैमरों में मिल जाएगा। एक मिनिस्टर बलात्कार के आरोपी के घर घंटों बिता रहा हो, आप उद्देश्य समझ सकते हैं। उससे आगे की बात मैं कहूंगा कि एक मंत्री का बेटा जो लॉयर है, वो बलात्कार के आरोपी के मुकदमे में वकील के समूह में उस व्यक्ति का नाम है, उस लॉयर का नाम है। अब आप समझ सकते हैं, इससे तो स्पष्ट है। सर क्या लग रहा है 10 साल पुराना देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं तो आरोप के पूरे सबूत हैं। हमने अभी ऑडियो चला के बताया कि किस तरह से डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने पीड़िता को और उनके परिवार के लोगों को, उनके जो साथ में खड़े हैं इस संकट की घड़ी में, उनको किस हिसाब से क्या क्या धमकी दी गई, क्या क्या शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये इन सबको देखते हुए 0 FIR एक दिल्ली के विवेक विहार थाने के अंदर इसको 5 मई को दर्ज करवाई गई। अब 0 FIR के बाद हमने देखा कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कार्रवाई करी, लेकिन जो कार्रवाई जो एक एक्यूज पे करनी चाहिए थी वो विक्टिम के ऊपर होगी। इसको कार्रवाई को मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वॉइस सैंपलिंग के लिए सबसे पहले विक्टिम को बुलाया गया, जबकि एक्यूज को बुलाना चाहिए था पूरे सबूत होते हुए भी। तो अब देखिए, उसके लिए हमने माननीय हाई कोर्ट के ऊपर भी लगाया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हमने उनको गुजारिश करी है कि जो एक्यूज हैं उनकी वॉइस सैंपलिंग के लिए, ताकि फॉरेंसिक लैब में जाके उनकी वॉइस सैंपलिंग टेस्ट हो सके, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। देखिए, बिना सत्ता के समर्थन के ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं कि इतने लंबे समय तक चले। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि किस तरह की सत्ता का समर्थन है, किस तरह की नहीं है। मैं चाहता हूं कि परिवार के कुछ सदस्य इस बारे में बताएं।